गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हो गई ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? नहीं हुई? हाँ हो तो गई। सुहानी नहीं आई? अमनदीप, सुहानी, पीर बख्श नहीं आए? गुड इवनिंग मैम। आगे। यस मैम। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को दो चीजें बतानी है बेटा। एक तो आप लोगों का गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। एक तो पहली चीज, आप लोगों का संडे को टेस्ट होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का, राइट। सॉल्यूशन चैप्टर के लिए मेक श्योर आप लोग जो क्लास नोट्स है मेरे, वो मेरा फेस आधा दिख रहा है, एक सेकंड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, सॉल्यूशन चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट है, तो मेक श्योर जो आपके क्लास नोट्स है ना, वो आपने अच्छे से रिवाइज किए हो, अच्छे से उनको पढ़ा हो, एंड उनमें जो मैंने क्लास नोट्स में क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हुए हैं वो आप अच्छे से करो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स की सभी को बहुत प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को भी आपको इंक्लूड करके जो मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज आपका फॉर्मूला बनता है वो भी आपको करनी है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर में वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। अब ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से होंगे, बट यस, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक है। तो मेक श्योर आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को एक अच्छे तरीके से पढ़ा हो। ऑल राइट, ठीक है। मैम इसका रिवीजन होगा? क्योंकि अपनी कल क्लास नहीं है तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, बट अगर आपको करना है ना। मैम फिजिक्स का टेस्ट नहीं है ना, तो मैम आप फिजिक्स की क्लास ले लीजिए, क्योंकि मैम कुछ बच्चों ने पहले सॉल्यूशन के क्लासेस नहीं लिए ना, तो रिवीजन हो जाता तो अच्छा रहता। यस यस मैम, कुछ चीजें हैं। यस मैम। यस मैम। मैं बोलूं अब? यस मैम। हाँ, मेरे को बोलना यस मैम। तो जिस टाइम तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है ना, क्लास होती है, उस टाइम पे मेरी दूसरे बैच में क्लास होती है। समझ में आई? तो मैम 3:30 से ले लीजिए। हाँ, क्या? मैम 3:30 से 4:30 तक। 3:30 से 4:30 ले लो। नहीं बेटा, मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी मेरा बेटा, मैं, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं ले पाऊंगी। तो एक बार मेरी सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को। जो बच्चे पहले से ही क्लास ले रहे हैं उनको तो मैंने PYQ सेशन करा दिया था, बट जो बच्चे नए आए हैं उन लोगों को रिसोर्स शीट पे PYQ सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो प्लीज जाने से पहले वो जरूर देख के जाओ कि किस तरीके से करवा रखा है मैम ने। और रही बात लेक्चर के नोट्स की, तो लेक्चर के नोट्स में भी मैम आपके पीवाईक्यू सेशन में पीवाईक्यू ही कराया। PYQ सेशन में तो PYQ कराऊंगी, और क्या कराऊंगी बेटा। ओके मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन था ना वो, इसलिए तैयारी, ठीक है। और नोट्स में भी आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चंस मैंने जो है ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। तो आप लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं तो आपके लिए उतना बहुत सफिशिएंट है। जिन्होंने क्लास नोट्स कर लिए और DPP कर लिया है ना सॉल्यूशन चैप्टर का, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप इतना भी करके टेस्ट देने जा रहे हो तो डेफिनेटली टेस्ट आपका अच्छा ही जाएगा। यस आदित्य, बोलो। मैम जो क्वेश्चन वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी, तो वो आप भेजो ना मेरे को। फॉर्मूला कहने लगे। हाँ, तो वो आपको भेजना पड़ेगा इन बात के आदित्य, है ना। आप लोगों को भेजना पड़ेगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, है ना, सो दैट मैं उसको तुम्हारे कल के टेस्ट से पहले रिजोल्व कर सकूं। यस पीर बख्श, बोलो। मैम वो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए कैसे डेटा माइन करे दो कंपाउंड का, तो कौन सा लेक्चर देखें? वहां पे ना रिसोर्स शीट पे मेरा बेटा, वहां पे
टॉपिक में लिखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के नाम से, उसी लेक्चर को आप ओपन करके देख सकते हो। रोल्स लो में ही आ जाएगा ना वो आइडियल नॉन आइडियल, वहां पे एक मिलेगा तुम्हें अलग से टॉपिक, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, उसी को ही लेक्चर को ओपन करके आप ओके देखो। मैम। ठीक है जी, ठीक है। मैम क्योंकि हमारे अभी मैम समय बहुत कम रह गया है संडे के टेस्ट के लिए, मैम वो लेक्चर्स भी काफी पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर गुड इवनिंग मैम। 11 चैप्टर थे मैम। हाँ, मोस्टली हम कौन सा करें कि मैम जो इम्पोर्टेंट है उसमें, हम बाकी बाद में भी हम सारा कवर कर लेंगे मैम, अभी थोड़ा टाइम इंटरवल का इशू हो रहा है। देखो चैप्टर में सारे क्वेश्चन तो आपको पूरे चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे, गुड इवनिंग, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैंने अभी मैंने आते भी वही बोला आप लोगों को कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का करो, ठीक है। और रिवीजन सेशन ना लेने का एक ये भी रीजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो अभी कवर भी नहीं किया होगा, तो अगर मैं वो रिवीजन सेशन में ले लेती ना क्वेश्चंस, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो क्लास से यूं ही भाग जाते क्योंकि कवर ही नहीं हुआ है वो अभी, राइट। तो इसीलिए आपका जितना भी कवर हो रहा है उसको करो एंड मेक श्योर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, स्कूल नोट से कुछ नहीं होगा, नहीं, जो यहाँ के नोट्स होते हैं और स्कूल के नोट्स होते हैं बहुत डिफरेंस है उसमें, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन करने का तरीका, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या कहते हैं वो यहीं से करने पड़ेंगे, स्कूल के नोट्स में से वो नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। आप लोगों के जो टॉपिक हो गए, हाँ जो ऑलरेडी मेरे से पहले पढ़ लिए हैं ये चैप्टर, वो तो मत पूछो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, मैंने तुम लोगों को सब कुछ करा रखा है, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव ये तो बहुत सिंपल से टॉपिक है, इसको तो तुम क्यों ही छोड़ के जाओगे, ठीक है। और उसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, रोल्स लॉ पे सवाल मैंने ऑलरेडी बहुत करवा रखे हैं क्लास में, उनको प्रैक्टिस कर लो, क्लियर है, ठीक है। हाँ कुछ कह रहे हो क्या पीर बख्श, तुम्हारा हैंड, जल्दी बोलो फिर मैं लेक्चर भी कराना स्टार्ट। नो मेरे मैम कुछ नहीं। स्कूल और आपके नोट्स 80% सेम है, हाँ तो वो 20% के लिए लेक्चर नोट्स फॉलो करने पड़ेंगे, सुन गया अब, राइट। हाँ ठीक है। सो क्या कह रही थी मैं, हाँ एक तो ये चीज हो गई टेस्ट वाली चीज। बेटा आप लोगों को क्लास नोट्स अलग से ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। स्कूल के नोट्स में जेईई के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, नो डाउट स्कूल वाले एनसीईआरटी फॉलो कराते हैं और यहाँ पे भी एनसीईआरटी बेस मान के ही आपका लेवल बढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग स्कूल नोट्स की से, मैंने पहले भी क्लियरली आपको बता दिया था जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं, अगर आप स्कूल नोट्स से ही वो करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है करने का, मैं पहले ही बता रही, कोई फायदा नहीं है सर। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में। आप लोगों का पोल लाइक आया होगा कल, सो उसमें आप लोगों ने वोट दिया होगा, ठीक है। सो आप लोगों की इस पे जो भी सवाल आप मेरे से क्लास के बाद पूछिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ अभी। आप लोगों की जो क्लासेस है वो 2 जून से लगेंगी, मॉर्निंग में लगेंगी। उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 2 टाइमिंग है, 7:30 टू 7:30 से आपका 9:45, 9 से 10:15 वो लगेगा। जो अवेलेबल है वो क्लासेस में आ जाए और जो अवेलेबल नहीं होगा वो रिकॉर्डिंग्स देख सकता है, ठीक है। और ये क्लासेस कब तक लगेंगी ये सारा कुछ वैसे आपको मिल जाएगा, बट अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्लासेस 21 जून तक लगेंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी जिसको भी डाउट है वो क्लास के बाद में पूछ लेना, ठीक है। और जितना आपका सॉल्यूशन चैप्टर हुआ है उतना ही करो, लेकिन अच्छे से होना चाहिए। अगर मान लो जितना आपने पढ़ा उसमें से सिर्फ 25 में से लेट से पेपर में 7 ही क्वेश्चन आए हुए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 7 शुड बी करेक्ट, ठीक है, वो 7 शुड बी करेक्ट। एंड मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर जेईई केमिस्ट्री, ये ध्यान रखना, ठीक। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, करते हैं स्टार्ट फिर, ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा तुम लोगों का, आज का टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम लोग कल कर रहे थे, गुड इवनिंग। एलिमेंट्री रिएक्शंस आज पढ़नी है अपन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़नी है, मॉलिक्युलरिटी पढ़नी है, एंड यस आपको थोड़ा बहुत जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आपको स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि पूरा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास,
ठीक है, और डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग तो होने वाली है। तो एक बार कल का रिकॉल कर लो क्या कराया था आदित्य, क्वेश्चन तुम ही बताओगे क्या कराया था कल बेटा, जल्दी बताइए फिर मैं आगे चलूंगी। मैम फैक्टर अफेक्टिंग रेट। अरे बाबा आदित्य क्वेश्चन, एक सेकेंड। सुहानी योर नेम इज आदित्य, वीरबख्श योर नेम इज आदित्य, क्या आदित्य क्वेश्चन को बोला मैंने, वो बताएगा। हाँ बता भाई, बताओ आदित्य जी। यस मैम, मैम पहले तो रेट लो किया था और उसके बाद हाँ क्या था रेट लो? मैम रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एम। अच्छा वो तो दिया होगा ना तुम्हें, ए और बी तब लिखोगे, ठीक है। अब तुम्हें लिखा ही ये दिया हुआ है, ए टू प्रोडक्ट मैंने लिखा है, तो यहाँ पे बी तो आएगा ही नहीं ना। तो रेट लो बेसिकली जो आपका रेट था वो क्या था, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, याद करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रेट, ठीक है, रेज टू द पावर सम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गुड इवनिंग एवरीवन, राइट। और अपन ने इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था तो के आया था। अब मैं दोबारा सारा तो नहीं बता रही हूँ, ठीक है। के अपना क्या था, रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट, जस्ट करो, गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी आया करो भाई। के अपना क्या है, छोटा के की मैं बात कर रही हूँ, अपना रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट इसको बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आप बोल सकते हो। एन हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने कौन कौन से फैक्टर जो है रेट को अफेक्ट करते थे ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, ये कुछ फैक्टर थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। के क्या था आपका, रेट कांस्टेंट, जो किस पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर और मटेरियल पे, नहीं, मटेरियल क्या होता है, कैटलिस्ट पे, ठीक है। अच्छा यूनिट ऑफ रिवाइज नहीं करके आते हो तुम, बस ये करा दो मैम, ये करा दो, ये बता दो, वो करा दो, बस जो कल का करवाया वो रिवाइज नहीं है। हाँ जी अमनदीप, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ मुझे, क्या था वो जनरल फॉर्मूला? मैम मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। सुहानी आप मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की? पढ़ के आए हो तुम लोग? मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछा है बेटा मैंने। जिसको आते हैं हैंड रेज करना। धनंजय आप बताओ। माइक अनम्यूट करके बोलो। कन्वेशा आप बताओ। मैम मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, मैम मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे n की जगह 2 रखोगे ना तो मोल पर लीटर रेज टू द पावर क्या आएगा, -1 होगा ना, तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड होगा। तो ये बेसिक चीजें ही तुम लोग याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा काम भाई, स्कूल के पेपर में भी आती है चीजें तो। हाँ बोलो। मैम इसका डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला वैसे होता है ना, मोल की पावर 1 माइनस एन एन लीटर की पावर n माइनस 1 एंड देन सेकंड हाँ इसको इनवर्स। तुम खोल लो अंदर, ठीक है, खोल लो अंदर, ठीक है। मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, यही तो है वो जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। चलूं आगे, तुम्हें वैसे याद है वैसे कर लो, ऐसे कर लो, तुम्हारी इच्छा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई, पढ़ के आया करो क्लास में, पढ़ के आया करो क्लास में।
हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगी एलिमेंट्री रिएक्शन। थोड़ा सा अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मैंने क्या बताया था कि जब तुम ऑर्डर डिटरमाइन करते हो तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप नहीं बता सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैंने बताया था। ठीक है जी। और क्या बताया था, ऑर्डर आपका रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 0 हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बट जो ओवरऑल ऑर्डर होगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। राइट। अब मैं बात करूंगी आपके दो टाइप रिएक्शन की, एक एलिमेंट्री रिएक्शन की और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, क्या करना है। एक्स्ट्रा क्लासेस से जो भी रिलेटेड तुम्हें मेरे से पूछना प्लीज क्लास के बाद करो, मेरे को नहीं दिखना चाहिए चैट बॉक्स में कोई भी डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, तुम लोग फ्लो ब्रेक करवा देते हो फिर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम बात करेंगे कि ऑर्डर किस तरीके से पता करेंगे रिएक्शन का, और फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर किस तरीके से पता करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस की, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि एक ही स्टेप में होती है, वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, एक ही स्टेप में क्या हो रहा होता है, आपका बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली। जब आपको मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे एक SN2 रिएक्शन आती है, वो भी एग्जांपल होता है वन स्टेप मैकेनिज्म का। ठीक है। जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर आपका क्या होता है, साथ ही साथ बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी होती है जो एक ही स्टेप में होती है, और जो एक ही स्टेप में होती है मेरा बेटा, उस केस में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में 11th क्लास में इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बन आयन होता है, सुना होगा ये थोड़ा बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरमीडिएट नहीं बन रहा होता एलिमेंट्री रिएक्शंस में। ठीक है। मस्त एक ही स्टेप में रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा बेटा, जैसे AABB गिव्स हमें प्रोडक्ट दे रहा है, देख रहे हो आप, और ये रिएक्शन क्या होगी, ध्यान रखना आपको, क्या होने वाली है, बैलेंस्ड होने वाली है। बताया था ना मैंने कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है। अच्छा, तो मैं बेटा रेट कैसे लिखूंगी, मैं रेट कैसे लिखती थी याद करो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A है और B है। अब रेज टू द पावर यहाँ पे क्या आएंगे, जो इसके स्टोशियोमेट्रिक क्या है, कोएफिशिएंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो इसके, अगर मैं इसको और अच्छे से तुम्हें समझाऊं, मतलब अगर मान लो मैं लेट से यहाँ पे X और Y ले लेती हूँ, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो X होगा वो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, और Y किसके बराबर होगा, B के बराबर। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में तुम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के रेट लो लिख सकते हो, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में ही हो रही है। तो जो जहां पे वो रिएक्टेंट जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के तुम क्या कर सकते हो, वहां पे रेट लो लिख सकते हो। तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लिखूं इस रिएक्शन का तो क्या होगा मेरा बेटा, mx plus y x प्लस y हो जाएगा। ये बात क्लियर है। हाँ यस मैम। अरे मेरा बेटा, यस मैम। मैम यहाँ पे x y अरे, a b n तो a plus b हो जाएगा। हाँ, x और y, x a ही है, y b ही है, तो x प्लस y। अगर तुम्हें यहाँ a b लिखना है तो a b लिख लो। ठीक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर तुम्हें कुछ एक लाइन लिखनी है तो एक बार लिख लो, मैं बोल देती हूँ, लिखो एक बार। इन एलिमेंट, जल्दी लिखो ना फिर। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एलिमेंट्री रिएक्शन, overall order of reaction is sum of stoichiometric coefficient, is sum of stoichiometric coefficient of balanced chemical equation। ठीक है जी। और यहाँ पे एक और लाइन लिखोगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ध्यान रखना, लिखो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन should be in smaller integer value।
जैसे मान लो मेरे पास है A प्लस हाफ B गिव्स प्रोडक्ट, A का एक एटम है, मान लो B का आधा, एक आधा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको क्या लिखना है, इंटीजर वैल्यू में लिखना है स्मॉलेस्ट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी फिर बताओ, 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना। अब बोलो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। 3 तुम ये नहीं बोलोगे इसका ओवरऑल ऑर्डर 3/2 होगा, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा, कांटा लग जाएगा बड़ा वाला। ऑलराइट, तो ये पॉइंट जो अभी मैंने एक लाइन लिखवाई है वो, उसके बाद ये वाला पॉइंट जरूर ऐड कर लो और मुझे जरूर कंफर्म करो कि लिख लिया या नहीं, कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन शुड बी इन स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। लिख लिया, कंफर्म कीजिए मेरा बेटा, ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो अपन जल्दी जल्दी समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट वाली का स्टोइचियोमेट्री के आगे बोलना एक बार। इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए, जैसे ये देखो मेरा बेटा, इधर आओ, मान लो तुम्हारे पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसने लिख के दिया। हाँ, एक और चीज मेरे को ये भी बतानी है कि जब तक रिएक्शन में लिखा ना जाए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तक उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कंसीडर नहीं करना, ठीक है। अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन बेस्ड सवाल पूछता है, अगर वो, रुक जाओ, अगर वो सवाल पूछता है एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड, तो वो मेंशन करके देगा कि ये रिएक्शन क्या है, आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी ये लाइन मैंने लिखवाई है स्मॉलेस्ट, मैम 3 आएगा, सॉरी मैम 3 आएगा। तो यहाँ पे इसको 6 मत लिखना। अगर आप लोग 6 बोल रहे हो तो सुन क्या रहे हो, ओवरऑल ऑर्डर 6 नहीं होगा। इसको आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू में करो, इसको और छोटा बनाओ आप, A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। मैं फिर बता रही हूँ, केमिस्ट्री में टोटल 25 सवाल, ओवरऑल प्रोडक्ट लिख रही हूँ, केमिस्ट्री में 25 सवाल जो तुम्हारे जेई में आते हैं मेरा बेटा, उसमें से चलिए लिख लेते, 25 में से आराम से जो बच्चा ढंग से पढ़ के गया हुआ है वो आराम से 18-20 क्वेश्चन बना सकता है। मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, आराम से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन तो 25 में से ऐसे होते हैं मेरा बेटा जो आप फर्स्ट राउंड में ही उनको कर लोगे। आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी बताई गई थी ना कभी किसी ओरिएंटेशन सेशन में, नहीं बताई गई तो इट्स ओके, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताते हुए चलूं। तो पहले आपको वो, अब सॉल्यूशन चैप्टर का भी तुम लोगों का टेस्ट होगा ना, पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आते हैं। मैं अगर मान लो केमिस्ट्री का लेट से एग्जांपल ले लेती हूँ कि केमिस्ट्री में तुम्हारे 25 क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे सॉल्यूशन में, उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, है ना, उसमें थ्योरेटिकल वाले सवाल भी होंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का पीसीएम का पेपर 3 घंटे से वो पहले हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ्स में भी चीजें होती हैं और केमिस्ट्री में भी है। तो आप पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मेरा बेटा जो आपको आते हैं। और जब आप ये स्ट्रेटेजी बना लेंगे ना, आगे जाके 7-8 महीने तक आपको इतने अच्छे से तरीके से पता चल जाएगा कि करना कैसे है पेपर। अभी तो आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है कुछ बच्चों का, तो आप ये लोग टेस्ट दीजिए, इसमें आप डेफिनेटली गलतियां तो करेंगे बहुत सारी, बस गलतियां कर रहे हो ठीक है, बट चीटिंग करके टेस्ट नहीं देने का। जो आपको क्वेश्चन आते हैं आप पहले वही अटेम्प्ट करिएगा। और रही बात आपके जेई के एग्जाम की, जेई मेंस के एग्जाम की, तो यस, उसमें से 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे होते हैं जो आराम से बच्चा बना लेता है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा, आना एक बार। देखना एक बार क्वेश्चन। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। देख लो, ये स्मॉलेस्ट, इससे छोटी तो नहीं बन सकती ना और रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है। फिर वो कह रहे हैं फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर वॉल्यूम जो है रिएक्शन का रिड्यूस हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर, रुक जाओ आंसर मत बताना,
रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा? अगर आता है तो हैंड रेज कर लो बेटा। हाँ, वैसे कुछ पूछना है तो पीर बख्श पूछ लो। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम आया था क्या लिंक से ज्वाइन करने का? यस मैम, आज मैम सारे यस मैम आ रहा है। फोन से ज्वाइन किए। जो बच्चे अभी मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, वो आ गए हैं क्या क्लास में? नहीं आ रहे। हुआ क्या 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 आ रहा है? बताओ। मैम आ गया। मैम 27 27 27 चैट यस बॉक्स मैम। में लिखो एक बार किस किस का आ रहा है 27। हाँ आदित्य, तुम्हारा लगा रहा है क्या? 27 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो चल जाएगा काम ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के ही चल जाएगा। तो मैम। बेसिकली अपना रेट क्या होगा? के ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है मेरा बेटा 1। अब आपको बोला है वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो गया है 3 से, तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाएगी, और अगर 3 गुना बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा रेट? 27 टाइम हो जाएगा नया वाला रेट यस मैम। पुराने वाले के। यस मैम। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 27 लिख दोगे। ठीक है, आसान था। चलिए आगे चलते हैं। मैंने डीपीपी में दिए थे 2025 के, वो आई होप हो गए हो तुम लोगों से ना 2 क्वेश्चन। यस मैम हो गए थे। ये वाला करो एक बार। ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन। बी। बी आ रहा है? यस मैम, बी आर सही आंसर। अरे ऐसे दे दो मेरे को आंसर एक बार। पोल में अच्छे वाले क्वेश्चंस में करूंगी, इतने आसान क्वेश्चन में थोड़ी ना मैं मैम पोल लूं। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस, ये एडवांस का, ये 2014 का क्वेश्चन। ठीक है, तो एलिमेंट्री है क्या? मैम ये तो फिर फ्री वाले मार्क्स हो जाएंगे। हाँ आते हैं, 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं आसान। अभी तुम जेईई एडवांस का 2025 का देखना भी, हालांकि वो चैप्टर मैंने करवाए नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने रिएक्शंस दिए हैं। तो यस होते हैं क्वेश्चंस ऐसे, सारा थोड़ी ना वो दे देगा तुम्हें डिफिकल्ट पेपर। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन M2N द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो डिसअपियरेंस ऑफ M का रेट है वो 8 फैक्टर से बढ़ चुका है जैसे ही तुमने डबल की कॉन्सेंट्रेशन किसकी? M की। ठीक है, तो अगर M की डबल करी और रेट 8 गुना बढ़ गया तो N क्या रहा होगा तुम्हारा? 3 रहा होगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू M? 3 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट डालिए हेडिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जामिनर को इससे प्यार हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है वो, अभी करवाऊंगी भी सही। पहले लिख लो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स। हिमांशु सर कुछ बच्चों की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, उन्होंने आपको रीच आउट भी किया होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ जी सर, थैंक यू।
ऑलराइट, तो कॉम्प्लेक्स देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, जो रिएक्शन क्या होती हैं आपकी एक स्टेप में हो जाती हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं जो आपके एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में नहीं होती, एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, और जब रिएक्शन बेटा एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसमें इंटरमीडिएट भी वहां पे फॉर्म होता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे उसका मैंने SN2 बताया था, बट अभी आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है मेरा बेटा। ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो SN1 रिएक्शन होता है, जिसमें आपका कार्बोकेटाइन बनता है, वो भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अभी ये समझो कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो अगर मान लो मेरा बेटा मेरे पास ये रिएक्शन है, कोई एक, इसको रटना नहीं है रिएक्शन को, सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखी है। अगर S8 + 12O2 gives SO3, 8 SO3 दे रहा है, तो अगर तुम्हें मैं बोलूं बेटा इसका रेट लो लिख दो, तो तुम इसका रेट लो ऐसे नहीं लिखोगे कि मैम S8 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और O2 के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 12 है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी कॉम्प्लेक्स है, और जब तक पेपर में आपको कुछ मेंशन नहीं करा जाएगा तो क्या मानोगे वो रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्लियर है ये वाली बात? तो अब ये रिएक्शन बेटा एक से ज्यादा स्टेप में होती है, कर दीजिए, कर रही हूँ। तो ये रिएक्शन क्या है, एक से ज्यादा स्टेप में हुई है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, देखो रटना नहीं है, सिर्फ देख लो, क्योंकि आपको याद नहीं करनी है ये। S8 + 8A2 gives 8 SO2, और फिर स्टेप 2 में क्या हो रहा है, 8 SO2 + 4O2 gives ये। तो फाइनल इक्वेशन तुम्हें ये लिखी मिल रही है, देख रहे हो, जो नेट इक्वेशन है वो तुम्हें ये लिखी मिल रही है। लेकिन आपकी ये क्या हुई है, ये रिएक्शन जो बेसिकली जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो ऐसे नहीं मिला कि एक ही स्टेप में हो गया, एक से ज्यादा स्टेप में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे S8 क्या है मेरा बेटा, आपका रिएक्टेंट है, O2 क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट है, SO3 क्या है प्रोडक्ट है, लेकिन SO2 क्या है मेरा बेटा तुम्हारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट, क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेप में SO2 एक प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, दूसरे वाले स्टेप में वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो SO2 यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, इंटरमीडिएट है। अब बात आती है कि मैम हम ना रेट लो लिखेंगे कैसे, हम रेट लो लिखेंगे कैसे? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लिखो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट लो इज determined by slowest step, and the slowest step is the rate determining step. क्या बोला मैंने? अब एक बात बताओ, अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो हो सकता है ना कि कोई स्टेप आपका स्लो हो, है ना, और कोई स्टेप हो सकता है कि फास्ट हो। अब आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट कब बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? स्लो स्टेप ही डिसाइड करेगा जो धीरे धीरे हो रहा है ना। मान लो तुम्हें साइकिल रेडी करनी है, 4 कंपार्टमेंट है, ठीक है, सब में क्या हो रहा है, साइकिल के कुछ ना कुछ पार्ट्स रेडी हो रहे हैं। एक कंपार्टमेंट ऐसा है जो वो 2 दिन में बना लेता है, दूसरा वाला 1 दिन में बना लेता है, तीसरे वाला 3 दिन में खत्म कर लेता है, चौथे वाले कंपार्टमेंट में भाई उसको 4 दिन लग जाते हैं। तो किस बंदे पे डिपेंड करेगा कि साइकिल कब बनेगी? जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, यानी कि उस पर डिपेंड करेगा कि कब साइकिल रेडी होगी। तो सेम ऐसे ही अगर मैं केमिकल रिएक्शन में बात करूं तो जो स्लो स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा कि रेट लो आपका क्या होगा। तो अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी। तो आपका जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप को देख के आप क्या लिख सकते हो, रेट लो लिख सकते हो, ठीक है। पहले ये लिख लो, मैं एक बार क्वेश्चन पूछा है किसी, बाद कहाँ पे मेरा बेटा, ये वाला इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये एग्जाम्पल क्यों देता है, देखो मैं तो ये एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी अपने टाइम में प्रदीप, तो मेरे को तो सही बताओ टीचर ने दिया नहीं था एग्जाम्पल,
तो जब मैं प्रदीप पढ़ रही थी उसमें आई गेस साइकिल वाला एग्जांपल दिया हुआ है, तो मुझे वो तब से ज्यादा, तो मैं खुद भी वही याद रखती हूँ, बच्चों को भी वही देती हूँ। बाकी टीचर्स क्यों देते हैं आई डोंट। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन का मुझे आंसर देना नहीं चाहिए था, इररेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के, बट ठीक है। ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद ये लिखने के बाद एक पॉइंट आप और लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप होगा वो क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके अलावा ये लिख लो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर may or may not be equal to stoichiometry coefficient। बात ठीक नहीं है? बोलो क्या कहते हो? Yes. अगर Yes, मान लो ma'am. मैं ये रिएक्शन लिख रही हूं, ठीक है, तो अगर मैं रेट लिख रही हूं ए के रिस्पेक्ट में एक्स, बी के रिस्पेक्ट में वाई, तो x a के बराबर हो भी सकता है, ऐसे लिखा भी हुआ है, x a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, y b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये सारे क्या हैं? पॉसिबल हैं। गेटिंग माय पॉइंट? देख, Yes. ठीक है। और मेरे बेटा ध्यान ये रखना कि जब भी हम रेट लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लिखते हैं, पहली चीज मैंने क्या बताई कि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर मान लो जब तुम स्लो स्टेप के लिए रेट लिख रहे हो, ठीक है, अगर उसमें इंटरमीडिएट आ जाएगा वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि रेट लो में आप सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की लिखोगे, आप इंटरमीडिएट की वहां पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखोगे। अगर इंटरमीडिएट की आप लिख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन, तो वो वहां पे आपको हटाना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। ठीक है जी? हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया था क्या? बोलो। किसी ने नहीं किया? तो अभी तक मैंने दो बातें बताई। क्या बात बताई? आओ फिर से एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में बताई। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है? जो एक ही स्टेप में हो रही है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगा सकते हो? उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के पता लगा सकते हो, बट मेक श्योर स्मॉलेस्ट इंटीजर में होना चाहिए आपका बैलेंस इक्वेशन। राइट निशिता, आर यू? आई बैक टू यू। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप में होती है और हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। और लेकिन जो ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, वो आप कैसे पता लगाओगे? जो स्टेप आपका स्लो होगा, एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप क्या है, फास्ट है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड मैं दो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाती हूँ। यस निशिता, आज मैम लॉ ऑफ मास एक्सचेंज जो है वो सेम होता है ना? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बेटा कुछ सुनाई नहीं दिया, आई गेस नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। यस मैम। सुनाई जो लॉ ऑफ मास एक्सचेंज होता है वो हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा स्टोइकियोमेट्री सम के इक्वल होगा, वही होता है ना? यस, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन में क्या होता है मेरा बेटा? जो आप इक्वेशन लिखते हो जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही पावर में आता है, बट रेट लॉ इज डिफरेंट। समझ रहे हो? रेट लॉ में डिफरेंट है। रेट लॉ में जो आप इक्वेशन लिख रहे हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जरूरी नहीं है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में आए, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में आ सकता है। ठीक है जी निशिता, आई होप मैंने आंसर दे दिया आपकी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तो अब हम सवाल करते हैं जेईई मेंस 2025 का। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने ऐसे दिया था और ये ऐसे दिया था। पहले मैं समझाऊंगी, तुम्हें नहीं करना है ये, क्योंकि अलग टाइप का सवाल पूछा है ये। देखो, आपको ये कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको बोला है किसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ऑलराइट, तो इसमें आपको एक चीज नजर आ रही है कि उन्होंने मेंशन किया गया है कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है। तो आपको दिख रहा है सेकंड वाला स्टेप क्या है? स्लो है। दिख रहा है सबको? यस मैम। आपसे क्या पूछा है?
अब आपसे क्या पूछा है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि स्लो स्टेप कौन सा है हमारा, ये वाला। तो रेट क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, y2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। अगर तुम ये देख के इसका आंसर 2 मार्क करके आओगे तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे जो एक्स है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट आप देख रहे हो, पहले स्टेप में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरे स्टेप में वही रिएक्टेंट के साथ ऐड करके फिर आगे रिएक्शन कर रहा है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, बोलो? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम कम होता है, बहुत ज्यादा देर तक उसको आइसोलेट नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा देर तक उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, स्टेबल नहीं होता है, फटाफट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो आप इंटरमीडिएट को रेट लो में तो आप नहीं लिख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट को जो एक्स है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, इसको हटाएंगे हम किसकी हेल्प से, जो हमारा फास्ट स्टेप है ना। अब 2 फास्ट स्टेप है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। हमें कौन सा वाला फास्ट स्टेप यूज करना होता है इसमें, इक्विलिब्रियम वाला। क्या बोल दिया मैंने, हमें कौन सा वाला फास्ट स्टेप यूज करना पड़ेगा टू रिमूव इंटरमीडिएट, इक्विलिब्रियम वाला। अगर मैं मान लेती हूँ लेट्स से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो तुम कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन याद करो बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही लिखते हो, ठीक है? यस मैम। मुझे क्या चाहिए, एक्स का चाहिए ना, तो एक्स को अलग कर लो। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x2। और इसको और कैसे लिख सकते हो, अंडर द रूट लेना पड़ेगा। तो के इक्विलिब्रियम 1/2, x2 की कंसंट्रेशन 1/2। बोलो हाँ या ना। अब क्योंकि हमें x को हटाना था तो अब इस x की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देख रहे हो, पहले आप रेट लो लिखो, रेट लो में लिखने के बाद आप चेक करो इफ देयर इज एनी इंटरमीडिएट इन रेट लो, इफ यस देन रिमूव द इंटरमीडिएट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फास्ट स्टेप। ठीक है, तो अब x की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एक बार देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा क्या बनेगा। देखो आओ इधर आओ, के x की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, के इक्विलिब्रियम x2 रेज़ टू द पावर 1/2 y2। ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट है, इसका लेना देना हमें है नहीं क्योंकि हमें ओवरऑल ऑर्डर बताना है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 दैट इज 1.5। तो इसका ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से कि क्या समझाया है। ये सोचने ऐसे इमोजी भेजने से कुछ नहीं होगा। इफ यू हैव डाउट देन आस्क। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। समझ नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाला कर लिया तुम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तभी मैंने लिया था, मुझे पता है ये बोलोगे कि नहीं आया समझ में। तुम लोग जब मैं समझा रही होती हूँ उसके बीच में क्यों नहीं बोलते, जब मैं 2 बार ऑलरेडी बीच में बता रही होती हूँ आपको रिपीट कर करके। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 1.5। फिर देख लो एक बार, जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूंगी मेरा बेटा तो वहां पे एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होगी। जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइन करेगा। स्लो स्टेप मेरे पास ये था। ठीक मैम है, ये लास्ट वाले स्टेप में क्या किया, ये जो मैम ये लास्ट में ऐड कैसे किया है? कहाँ ऐड किया मेरा बेटा, ये वाले मैम में? ये जो रेट है नीचे रेट है। हाँ मैं पूरा बता रही हूँ तो ये भी बता दूंगी। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि इसमें इंटरमीडिएट है या नहीं है। अब तुम्हारा x क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो x को हटाना कहाँ से है, तुम्हें कहाँ से हटाओगे, फास्ट वाले स्टेप से। ये लिखना आ गया, ये बताओ पहले कंफर्म करो, ये लिखना तो आता है ना। अब नहीं आता तो फिर 11th में जाके पढ़ना। यस मैम आता है। यस मैम आता है। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम इनटू x2। तो मैंने x को ये लिख लिया। इतना क्लियर है यहाँ तक? देखो जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है। यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी। देख रहे हो सारे बच्चे, इसको मैं अलग से देखो ऊपर लिखती हूँ, नीचे थोड़ा सा वो हो गया होगा। देखो x की क्या है कॉन्सेंट्रेशन बताओ तुम, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम रेज़ टू द पावर 1/2, x2 की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 और यहाँ पे क्या है y2 भी है। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। अब k कांस्टेंट था, k कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, रहने दो इसको कांस्टेंट।
तो रेट बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, कंसंट्रेशन X2 और Y2 पे डिपेंड कर रहा है। तो X2 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है 1/2, Y2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, जिन्होंने मेरे से पूछा ऐड कैसे किया 1.5। 1.5। ओके मैम। ठीक है, तो 1 पॉइंट। पहले एक्चुअली एक बात बताती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ये पूछा था उसमें क्या नाम था उसका, नीट 2016 में, मतलब ये पहले नीट में आया हुआ था क्वेश्चन, 2016 में पूछा था, एंड सेम क्वेश्चन उन्होंने जेई 2025 अप्रैल पता नहीं या जनवरी शिफ्ट में पूछा है। तो सेम नीट का इस पिछली बार तो जहां तक मेरे को याद है जनवरी में तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए थे नीट के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नीट के क्वेश्चन लगाओगे वो मैं करवा दूंगी आपको क्लास में, ठीक है। सो बस बता रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए चलो, अब देखो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, 2023 में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, बट वो जेई में पूछा गया था। ये देखो, अब इसको तुम करने का ट्राई करो खुद से, खुद ब खुद करके देखो। ये ऐसे था बेटा, करना एक बार। बेटा मंडे को अपनी क्लास है ना, मैं वो करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, पेपर डिस्कशन होगा। अगर पेपर डिस्कशन जल्दी हो जाएगा तो आगे करवा दूंगी तुम्हें, अगर मान लो मेरे को पूरा घंटा ही लग गया पेपर डिस्कस कराने में, फिर मैं आगे नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो 4 में से एक लेक्चर पेपर क्वेश्चन सॉल्विंग में दूंगी। 3 आ रहा है? यस मैम। ओके जी, बाकी एक बार ट्राई करो यस मैम 3 आया। मैम 3 ही आया। 3 आ रहा है। बधाई हो, 3 आएगा। देख लो, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसको ऐसे लिखोगे NOBR2 की कंसंट्रेशन इनटू NO की कंसंट्रेशन। बट NOBR2 चेक करो, एंड ऐसा नहीं है हमेशा वो इंटरमीडिएट देगा, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है नहीं हो इंटरमीडिएट, तो वही ऑर्डर हो जाएगा फिर जो रेट का एक्सप्रेशन तुम लिख रहे हो स्लो स्टेप को देख के। बट यहाँ पे NOBR2 क्या है तुम्हारी, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो मैम वो हो जाएगी ना, वो वाली क्या, हाँ इंटरमीडिएट होगा ना ये वाला NOBR2, तो इक्विलिब्रियम लिखोगे इसके लिए NOBR2 बाय NO की कॉन्सेंट्रेशन BR2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बस NOBR2 की अलग कर लो। पुट कर दो इसको यहाँ पे, कर दो, चलो। NO ऑलरेडी है तो मैं इसका स्क्वायर कर देगी, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, एक बार ट्राई कर लेना, इसका आंसर वैसे मैंने लिख दिया है, एक बार ट्राई कर लेना इसको घर पे, ये होमवर्क है, ठीक है। मतलब यही होमवर्क नहीं है, DPP तो मैं दूंगी, लेकिन आज मैं DPP आप लोगों को नहीं दूंगी क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी है ना संडे को, तो मैं आराम से आप लोगों को DPP दूंगी, तब तक आप अपने सॉल्यूशन चैप्टर पे ही फोकस करेंगे। ऑलराइट, चलिए ठीक है। मॉलिक्युलैरिटी की बात करते हैं। अब मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्युलैरिटी बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। किसके लिए करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन करते हैं। होती क्या है ये, होती क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से तुम्हारे पास ये है 2A + B से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको बस ये चेक करना है मेरा बेटा, हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल A के और 1 B के, तो मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3 मतलब सम ऑफ ऑल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो फिर से बोलो, हाँ। तो जो भी आपका रिएक्शन होगा कुछ नहीं करना, आपको बस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेना रिएक्टेंट का, वही क्या होगी आपकी मॉलिक्युलैरिटी होगी।
तो यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है जो तुम्हारी बुक की लैंग्वेज बोलती है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन, ध्यान से सुनना क्योंकि जितना दिखने में आसान है ना उतनी इसमें और चीजें भी आएंगे भी। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है जी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट तुम ये लिख सकते हो कि मोलिकुलरिटी जो है नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ठीक है, जीरो नहीं होगी, फ्रैक्शनल में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या बोला मैंने, समझ गए? जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब देखो जीरो का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो पढ़ के आ रहे हैं फिर आप। गेटिंग माय पॉइंट? जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपके एलिमेंट्री रिएक्शन है मैं भी कहा था आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर में आपको लिखना है, ठीक है। नेगेटिव में भी नहीं आती आपकी मॉलिकुलरिटी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था याद करो, विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इन दोनों चीजों को? करना पड़ेगा मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा a प्लस b2, बेटा होल नंबर ना कहना सही नहीं रहेगा, फिर होल नंबर में आप लोग जीरो बोल देते हो, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर बोलो, वो बेटर वर्ड। ठीक है जी, इधर आओ। a प्लस b2 मान लो प्रोडक्ट बना रहा है, सिर्फ एक सिंपल तरीके से बता रही हूँ तुम्हें। जैसे मान लो a है, मैम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? हाँ जी, क्या नेचुरल नंबर तुम्हारे कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 यही हो जाएंगे, राइट? यस मैम। लिख सकते हो मेरा बेटा, ठीक है। जैसे मान लो b2 है, इधर देखो एक बार, तब होगा क्या यहाँ पे रिएक्टेंट, तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है? बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, देखना यहाँ पे इस तरीके से होगा, समझ गए? मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। मान लो ये ए वाला है, ये आपके क्या है, बी वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं। बट इसमें क्या है ना, कुछ कुछ चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला क्या, पहला एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है ये मॉलिकुलरिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप ओवरऑल मॉलिकुलरिटी कैसे बताओगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। दूसरी चीज, मॉलिकुलरिटी का पता लगाना बहुत आसान होता है। जो आपको रिएक्शन दे रहे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वही तुम्हारी मॉलिकुलरिटी होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मॉलिकुलरिटी आपका नेगेटिव नहीं होगा, मॉलिकुलरिटी आपका जीरो नहीं होगा, मॉलिकुलरिटी आपका फ्रैक्शनल नहीं होगा, मॉलिकुलरिटी आपका क्या होने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे रहने वाला है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ अलग था। याद आ रही है चीजें? स्नेहा, एबीडी, बताओ। बहुत बढ़िया, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो मेरा बेटा, लिख लो। जो कोफिशिएंट होंगे ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर में होने चाहिए वो, ठीक है। और जो पूरी रिएक्शन है ये भी मैंने बता दिया, होल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन द रिएक्शन। हाँ, जितने रिएक्टेंट होंगे उनको ऐड कर देना। अगर मान लो जैसे इसमें है 2 मोल ऑफ ए और 1 मोल ऑफ बी, तो ऐड कर दो, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे अगर कोई रिएक्शन ऐसी होगी जैसे A-2 तो मैम वहां पे माइनस नहीं लेंगे ना? ना, ऐसे देगा भी नहीं वो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए मेरा बेटा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खुद सोचना सही है कि नहीं है, सोचो, सोच लो पहले और फिर मेरे को बता दो।
यस मैम, उसमें भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का Yes, सम होता है और इसमें भी। Yes, ma'am. क्या कहते हो? ठीक है, यस मैम। एक और Yes. पॉइंट लिख रही हूँ, वो बताना ठीक है कि नहीं लिखूं। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री, Yes, ma'am. है ना? यस मैम, ये तो पीछे। So Yes, ma'am. Yeah. no physical significance of molecularity for elementary reaction। बोलो क्या कहते हो? सॉरी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में आपको ओवरऑल मोलिकुलरिटी बताने में क्या आएगा, नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसका हर एक स्टेप क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, सो ये आपको एक पॉइंट लिखना है। लिख लिया? हो गई ये बात? Yes, Yes. ma'am. एक बात और आती है, और क्या आती है? देखो ये मैंने ना पॉइंट्स ये आपको लिखने हैं बना बना के, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स कहाँ पे पूछे जाते हैं आपके उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना? फिर वो इंटीजर बेस में पूछेगा, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वहां से ये सवाल बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरा बेटा, ये आपके बोर्ड्स में भी आता है, बट इसको जेई में भी पूछते हैं अलग से फ्रेम करके, कि जो मोलिकुलरिटी है ग्रेटर देन 3, मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, मोलिकुलरिटी 1, 2, 3 ये आप देखने को मिलेगा आपको, लेकिन 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही रेयर केस में मिलती है। ऐसा होता क्यों है? सुनो ध्यान से। देखो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे तो कोलिजन थ्योरी में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, जब रिएक्टेंट आपके बेसिकली प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में उनका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो मेरा बेटा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तब चांसेस जो होते हैं साइमल्टेनियस कोलिजन होने के, मतलब एक साथ कोलिजन होने के, वो ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो साइमल्टेनियसली उनका कोलिजन होने के चांसेस घट जाते हैं। यू कैन इजीली इमेजिन एज वेल। तो अगर मेरे पास 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, उसमें कोलिजन देखना काफी ज्यादा कॉमन है। 3 में थोड़ा सा चांसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि होती नहीं है मोलिकुलरिटी, 3 होती है बट लेस कॉमन है। ठीक है, अगर 3 से तुम ज्यादा ले लोगे तो ऐसे वाले केस में क्या होने वाले, मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा यानी कि 4, 5, 6 देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं तुम्हें इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, और जो अभी तक पास्ट ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें एक कंक्लूड करके बता देती हूँ कि मोलिकुलरिटी या तो 1 होगी या 2 होगी या फिर 3। ठीक है, 3 से ज्यादा होगी तो वहां पे आप नहीं, मतलब 3 से ज्यादा नहीं होगी मोलिकुलरिटी। मैम हाँ बेटा पूछो। आप प्रीवियस 2 मिनट्स का एक बार रिपीट कर दो, क्योंकि मैम वाईफाई फ्लक्चुएट की वजह से मिस हो गया। ये वाला अभी तुम थे तो सही, इस वाले में नहीं थे मैम, इसमें था, मतलब इसके बाद अभी क्या करवाया आपने लास्ट? यही करवाया। मैं बस यही बोला मैंने कि अगर आपकी अगर मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, सिमरन ये आपके लिए भी आंसर है, जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, उनमें साइमल्टेनियसली कोलिजन होने के चांसेस क्या हैं आपके, कम है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, मोलिकुलरिटी या तो क्या होगी, इधर देखो, रुक जाओ बेटा, 1, 2 या फिर 3 होगी। इससे ज्यादा की आप बात नहीं करोगे। जिसका क्वेश्चन है एक बार रखो अपने पास, मैं आके आपको बताती हूँ, पहले सुन लो एक बार। राइट, अब यहाँ पे मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फटाफट से ना उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लो, जल्दी से लिख लो। पहला पॉइंट है, experimentally molecularity greater than 3 is not observed due to its negligible probability of effective collision of more than 3 particles simultaneously. Possible values of molecularity is 1, 2 या 3। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैंने वैसे लिखवा भी दिया है, हर स्टेप के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी
For each step of a complex reaction, molecularity is defined, but for overall complex reaction, it has no significance. यहाँ पे आओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये भी मैंने लिखवा दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मोलिकुलरिटी के बराबर होता है, और कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है. अगर ऑर्डर, अरे मैं बोल भी तो रही हूँ बेटा, पिक्चर इज नॉट क्लियर, जूम कर लो, मेरे को फोन में इतना बढ़िया तरीके से दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? फिर फोन का क्वालिटी चेक करवाओ. फिर अगर ऑर्डर तुम्हारा 0 या फिर फ्रैक्शनल या ग्रेटर देन 3 है तो रिएक्शन क्या होगा? मस्ट बी कॉम्प्लेक्स होगा. ये पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फिर से सुन लो, अगर ऑर्डर 0 होता है, फ्रैक्शनल है या ग्रेटर देन 3 है, बेटा रुक जाओ आदित्य है मेरा बेटा, मैंने कहा एक बार मेरे को बोल लेने दो, तुम्हारे 10 डाउट है, 20 डाउट है, आई विल टेक ईच एंड एवरी डाउट. शांति, ठीक है. तो अगर ऑर्डर है 0, फ्रैक्शनल या 3 से ज्यादा, मतलब रिएक्शन कैसे रहेगी? वो कॉम्प्लेक्स रहेगी. ठीक है, जल्दी से इन पॉइंट्स को लिख लो. मैम आपने कहा कि निशिता, एक मिनट रुक जाओ निशिता, अब मैं एक बार डाउट्स ले लूं. निशिता मैम, वी कैन से दैट ट्राइमोलिकुलर इज रेयर बिकॉज दीज आर स्लो टू प्रोसीड. स्लो टू प्रोसीड इज नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि कोलिजन थ्योरी में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट सिर्फ आपस में कोलाइड करने से ही प्रोडक्ट बना लेते हैं. ठीक है, उनके कोलिजन की एक चीज होती है, एक आपकी एक्टिवेशन एनर्जी भी आती है, वो टाइम के साथ मैं कराऊंगी. बट फॉर नाउ यस, आप ये बोलो कि मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा देखने को रेयर मिलती है, क्योंकि कोलिजन होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं. दिस इज द बेटर वर्ड टू यूज. ठीक है मेरा बेटा. अब आदित्य तुम बताओ क्या कह रहे थे? मैम जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 कैसे हो गई? मोलिकुलरिटी 1 कैसे हो गई? क्यों नहीं हो सकती? अगर मैम 2 तो तब होगी ना जब 2 जैसे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो 1 कैसे होगी? वॉल के साथ. क्या? फिर से बोलो मेरा बेटा. मैम मॉलिक्यूलरिटी 2 तो तब होगी ना जब 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं. हाँ. तो 1 कैसे होगी? अभी एग्जाम्पल दूंगी तुम्हें, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी 1 2 3 का. ठीक है, और बोलो. और किसने हैंड रेस किया था? अमनदीप. एक बार कैप्शन ऑन हो गए, 1 मिनट रुको मेरा बेटा. हाँ जी, अमनदीप आप बोलो. यस मैम, वो क्लियर हो गया था. बेसिकली मेरा यही डाउट था कि मैम आप कह रहे थे कि मोलिकुलरिटी कोलिजन पे डिपेंड करती है. मैम तो 4 जो मैम मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी तो इजीली कोलाइड कर सकते हैं मैम, जिनका फ्रैक्शनल नंबर 4 होगा. नहीं मेरा बेटा, नहीं. ये वैसे ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा जब मैं तुम्हें कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगी. ठीक है, वहां पे लाइक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं. लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एक साथ कोलिजन तो बढ़ेगा, उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेकिन एक साथ कोलाइड हो उसके चांसेस वहां पे कम रहते हैं. ठीक है, तो ये आपको जहन में रखना है. ठीक है, लिख लिया क्या? यस मैम. ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऑर्डर वर्सेस मोलिकुलरिटी वाला, ये आपके नोट्स में आप इसको लिख सकते हो. आप लिख लो इसको फटाफट से, आप इसको लिख लो. वैसे तो ये स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस आता है. ठीक है, ये लिख लो जल्दी, लिख के मेरे को कंफर्म करना. मैम हो गया. मैम डन. हो गया मेरा बेटा? यस मैम. पक्का लिख लेना जिसका नहीं हुआ. ठीक है, हाँ बोलो बेटा.
ये तुम लोग क्या करते हो, हैंड रेस करना है फिर अच्छे से करो। मैम फ्लेक्स रिएक्शन होती है मैम, उसमें मोलिकुलरिटी का सिग्निफिकेंस क्यों नहीं होता है? फिर से बोलो मेरा बेटा। मैम जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें मोलिकुलरिटी का सिग्निफिकेंस क्यों नहीं होता है? अभी बताती हूँ। अभी तुम लेट ज्वाइन किए हो क्या दक्ष? पहले नहीं थे ना क्लास में? यस मैम, थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा सा नहीं, पूरी क्लास में लेट है बेटा तू, ठीक है? बट ठीक है, मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं बताऊंगी। आपको क्लास के स्टार्टिंग में आना पड़ेगा, नहीं तो सीधा बोल दूंगी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्यों नहीं होती। देखो मेरा बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में नहीं होती। ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ये वाला, ठीक है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है, पहली चीज, ठीक है जी? एक से ज्यादा स्टेप में होती है, मान लो स्टेप 1 और स्टेप 2 में हो रही है, तो हाउ विल यू प्रिडिक्ट द ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ फॉर दिस रिएक्शन? आप नहीं बता सकते। आप हर स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी बता सकते हो, ठीक है? वैसे 9 तो होती भी नहीं है, बट एक एग्जांपल अगर मैं जनरल लूं तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। आप ओवरऑल रिएक्शन का मोलिकुलरिटी वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है जी? ऑल राइट। उसके अलावा बस ये था, एक आदित्य का क्वेश्चन था कि मैम आपकी मोलिकुलरिटी 1 क्या हो गई, मतलब कैसे हो गई? तो मेरा बेटा ऐसे भी अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहां पे बताऊंगी ना तुम लोगों को, तो वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। एक एग्जांपल तुम ले लो, ये वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये एक रिएक्टेंट का मोलिक्यूल होता है ना, क्या नाम है, आदित्य, वो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है ये, और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली टाइप की कौन सी रिएक्शन है? ये यूनिमोलिकुलर टाइप की रिएक्शन है, जिसमें मोलिकुलरिटी क्या होगी? 1 होगी। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। अभी मैं आगे करवाऊंगी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? पहले 0 ऑर्डर फिर फर्स्ट ऑर्डर। तुम मेरे को मतलब आज 0 ऑर्डर नहीं करवाने दोगे क्या? ये थोड़ा सा करवाऊं स्टार्ट, वैसे टाइम है नहीं अभी। मैम उसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। नहीं, डिसोसिएशन चलो बोल दो चलो, डिसोसिएशन ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है? बट बोलना जनरली मैं इसको केमिस्ट्री में लाइक सही वर्ड प्रेफर इसको। हाँ जी, आप बोलो। मैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपने बोला कि हर स्टेप की हम मोलिकुलरिटी लिख सकते हैं, तो ये पीछे एक रिएक्शन था जिसमें 8 था, 9 था। अरे बाबा, मैंने तभी इतनी जोर जोर से बोला कि एक जनरल एग्जांपल ले लो, एक जनरल एग्जांपल लिख लो। जैसे इसमें S8 और 12O2 है, 8 + 9 नहीं होगा इसका, ठीक है, मोलिकुलरिटी। लेकिन मैंने उसको समझाने के लिए बोला ये वाली चीज, मैंने तभी बोला इसको कंसिडर मत करना। बट अगर मैं जनरल बात लिखूं तो यस, आप हर स्टेप, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है तो उसके लिए आप मोलिकुलरिटी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, चलिए ये वाले पॉइंट्स आप लिख लेना मेरा बेटा, ये वाले सारे वाले, ठीक है? ठीक है, यस और ये भी लिख लेना। फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन में आपको फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं खिंचवाऊंगी। और जो आपके डाउट्स हैं अभी मैं थोड़ा सा क्लास के बाद लेना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं तो डाउट भी आते हैं, तो क्लास के बाद लेना स्टार्ट करूंगी आप लोगों के, क्योंकि मेरे को कराना पड़ेगा। आज मैंने सोचा था कि आपका आधा 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, बट वो स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। खैर कोई बात नहीं मेरा बेटा, अभी आप संडे वाला टेस्ट दो, मंडे को टेस्ट डिस्कशन करवाऊंगी। अगर वो जल्दी हो जाएगा देन फिर अपन 0 ऑर्डर थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा घर से पढ़ के आना 0 ऑर्डर, ठीक है जी? यस मैम। राइट, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।